हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। तो आज एनडीए का पेपर हो गया। एनडीए 2023 जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, पेपर भी हमारे पास आ गया है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अभी कि किस तरीके का पेपर आया, मॉडरेट था या हार्ड था या इजी था। तो जिस तरीके से मैंने रिव्यू लिया बच्चों से और मैंने खुद भी पेपर देखा, तो पेपर का जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। मॉडरेट भी मैं नहीं कहूँगा, कुछ एक सवाल थे जो थोड़े से जो है वो लेवल उसका ठीक था, लेकिन ऑन एन एवरेज ज़्यादातर सवाल आसान थे। इस बार बहुत रेयर ऐसा होता है कि 25 से कम क्वेश्चन आते हैं। इस बार टोटल क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा गया वो है 21 है ना, फिजिक्स का। ओवरऑल केमिस्ट्री का परसेंटेज बढ़ा है। केमिस्ट्री इस बार 22 के आसपास पूछा गया है, वैसे 15 पूछे जाते थे 60 मार्क्स का। तो फिजिक्स हो गया आपका कितना 21 बोले तो कितना 84 मार्क्स का ही पेपर है बस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आई होप आपने जो है वो पेपर आपका बहुत ही बढ़िया गया होगा। मैथ का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट मैंने सुना है ना, अभी और रिव्यूज़ आने बाकी हैं, है ना। हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा पेपर दिया है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं और आप इससे जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अभी आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से किसका जवाब क्या है वो मैं बताने वाला हूँ हल्का सा एक्सप्लेन करके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन आयरन नेल्स सिंक इन वाटर वेयर एज एन आयरन सिप्स फ्लोट। मतलब एक जो कील है सुई की वो क्या हो जाता है, वो डूब जाता है और आयरन का सिप जो है वो एक बड़ा सा जहाज जो है वो तैरता रहता है। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि अगर कोई भी बॉडी है ना, ऑब्जेक्ट है, और अगर वो फ्लोट कर रही है, इसका मतलब डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का, हम सॉलिड लिख रहे हैं यहाँ पे, और लिक्विड के रिस्पेक्ट में वो कम है या तो बराबर है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो फिर फ्लोटिंग होगा। इसको फ्लोटिंग का कंडीशन बोलते हैं, फ्लोट, है ना। ओके। और अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर डूब गई होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब गया होगा, तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड या डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन, क्या होगा भाई साहब, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब पानी से अगर डेंसिटी उसका ज़्यादा है, जैसे कि पत्थर हम बोल दें तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और जो अगर राम से, तो जो आपने पढ़ा है सुना है कि राम जी का पत्थर डूबता नहीं था, इसका मतलब डेंसिटी उसका कम होगा। या फिर जैसे थर्मोकोल, उसका डेंसिटी कम होता है, जैसे कि आइस की डेंसिटी कम होती है किससे, पानी से, इसलिए वो फ्लोट करता रहता है। तो इसमें भी वही है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर। तो शिप डूब जाता है अगर डेंसिटी उसका ज़्यादा होता, तो यानी ये गलत हो गया। दूसरा है एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर। मतलब आयरन नेल का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है पानी से, इसलिए वो डूब जाता है। सही कह रहा है ना। अच्छा, दूसरा एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर। तो शिप का जो डेंसिटी है ना वो क्या है, वो कम है, इसलिए वो तैरता रहता है। तो इसमें 2 और 3 आंसर होगा, मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक चीज़ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है कि सर दोनों चीज़ें तो आयरन से ही बना है, फिर आप कैसे कह सकते हो डेंसिटी। इसलिए डेंसिटी वर्ड यूज़ नहीं किया, इसने क्या वर्ड यूज़ किया है, एवरेज डेंसिटी, है ना। तो एवरेज डेंसिटी का मोटा मोटा ये मतलब हुआ कि उसमें कितना ओवरऑल मास है पर यूनिट वॉल्यूम, जितना उसने डिस्प्लेस किया है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एवरेज डेंसिटी का वर्ड यूज़ किया। तो बेसिक आपको यही आइडिया लगाना था। हमने रिवीजन की क्लास में फ्लोटिंग और जो सिंक का कंडीशन बताया था उससे ही ये मैच करता है। तो ये ऑप्शन सही है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड अप ऑफ। अच्छा, तो देखिए इसके अंदर जो ये दो चीज़ें हैं, तो ये बल्ब में यूज़ होता है ना, जिसमें कि लाइट निकलती है। लाइट के लिए काफ़ी ज़रूरी है ग्लो करे अच्छे से। तो टंगस्टन जो है वो ग्लो करता है हाई टेम्परेचर पे। कॉन्स्टेंटन जो है ये एक तरीके का एलॉय है, और इसके अंदर ये हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल के लिए। थर्मोकपल जिसके अंदर आपने सुना होगा कि 2 इस तरीके का कपल होता है। कपल मतलब क्या, जोड़ी, है ना। क्या होता है, जोड़ी होता है। इसके अंदर एक ऐसा रेड बना लिया हमने, एक ग्रीन बना लिया, और यहाँ पे 2 अलग अलग वायर होते हैं, और यहाँ पे दोनों एंड पे जो है उसका उसमें अलग अलग टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और वो करंट का फ्लो होता है। तो वो उस वक्त पे काम आता है ये कॉन्स्टेंटन। लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब है हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग पर्पज से यहाँ पे, ना कि करंट फ्लो करवाना, वो है नाइक्रोम। और कॉपर एक ऐसा वायर है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं होता है, करंट इसमें अच्छे से फ्लो कर सकता है, और कॉपर यहाँ पे हम हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो करेक्ट चॉइस क्या है यहाँ पे, सी, नाइक्रोम। ओके,
चलिए तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल था, अभी तक जो 2 सवाल हमने किए उसमें मात्र मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट में ही हो जाता था, है ना, अगर अच्छे से हमने पढ़ा है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सीता 1.5 मीटर हाई उसकी हाइट है, स्टैंड्स बिफोर अ प्लेन मिरर, है ना, तो ये सीता है हमारी, है ना, और स्टैंड्स बिफोर अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू व्यू हर फुल इमेज, है ना, क्या करना है उसको, यहाँ पे मिरर है और इसको फुल इमेज देखना है। क्या देखना है उसको, फुल इमेज देखना है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सच दैट सीता कैन व्यू हर इमेज फुल्ली, तो इसका आंसर सीधा हो जाता है h/2, जो कि आएगा यहाँ पे 1.5/2 बोले तो 0.75। इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे। ये सीता की आंख है, पकड़ के चलो, ये उसके बाल हैं, वैसे ना सीता का नहीं है ऐसा बाल, ऐसा मान के चलो, है ना। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से रे कैसे आएगी, अगर इसको देखना है बाल तो कैसे होगा, रे यहाँ से आएगी और यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरीके से इसकी आंखों में जाने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर है, ठीक है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट जो है वो बराबर है, तो ऑलमोस्ट ये बीच में यहाँ पे आएगा। और ये अगर आप देखोगे तो ये y/2 और ये भी y/2, ठीक है, आधा। उसके बाद अगर जो इसका पैर का देखना है तो यहाँ से भी हाफ पर एक ले लो यहाँ पर, है ना, पॉइंट, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा इंसिडेंट रे और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, आई बात समझ में। तो ये आराम से देख सकता है पैर भी और ये हाथ भी। तो अगर आप सही में देखोगे तो कितने लेंथ वाले मिरर की ज़रूरत है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहीं तक के लेंथ की ज़रूरत है, जो कि y/2 और असल में आधा ये है तो x/2। तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये लेंथ इसका x + y है, तो उसका जस्ट आधा ही है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी हाइट रहता है उसका आधा ही, क्योंकि इधर वाला काम नहीं आने वाला है ना, ऊपर वाला काम नहीं आने वाला है, यहाँ से यहाँ तक का जो मिरर है इतना ही काम में आने वाला है, तो उसका आधा ही मिरर लगता है, पूरा मिरर कभी नहीं लगता। तो ये बहुत पॉपुलर एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आना चाहिए। तो C इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द करंट वर्सेस वोल्टेज वेरिएशन ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर। तो सेमीकंडक्टर आपको पहले सिखाया गया है। सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अलग अलग चार्ज कैरियर होते हैं, है ना, और इसके अंदर जो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, V = IR जो हम पढ़ते हैं वो ओमिक रेसिस्टेंस के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसके लिए वैलिड नहीं होता। जब अगर ऐसा होगा तो फिर इसका ग्राफ, अगर ओमिक रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, y/mx के जैसा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि फॉर इक्वल चेंज इन वोल्टेज, है ना, मान के चलो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे 15 है ना, ये करंट है और ये क्या है, वोल्टेज है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो पहले 5 के लिए ये 15 हुआ, मतलब, है ना, तो दूसरे 5 के लिए भी ये 15 ही होने वाला है, मतलब यहाँ पे 30 होने वाला है। लेकिन ये किस में होता है, ओमिक रेसिस्टेंस में। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे होंगे तो उसमें ऐसा चेंज रहता है। उसमें क्या चेंज रहता है, उसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा है। तो ऐसा मान के चलो कि जो है पहले 5 के लिए इसका जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट है, अगले 5 के लिए वो उतना नहीं, कुछ अलग हो जाएगा, है ना। तो इसमें नॉन लीनियर ग्राफ होता है, इसमें लीनियर ग्राफ नहीं होता, और C उससे मैच करता है। आ रही बात समझ में। हर एक इक्वल इंटरवल या इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वल इंक्रीज करंट में नहीं हो सकता, है ना, उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। ये सेमीकंडक्टर की एक खासियत है ना। इसी तरीके से हम उसके अंदर करंट को रेगुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से। आ रही बात समझ में, है ना। तो इसको सेमीकंडक्टर में आप याद रखें, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है और ये इस तरीके से ग्राफ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन V = U + AT वेयर ऑल क्वांटिटीज आर नॉन जीरो एंड सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग्स। ओके, तो ये V = U + AT है। क्या है, V = U + AT। तो इसमें V क्या है, वेलोसिटी, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और T क्या है, T तो टाइम है, और A क्या है, एक्सेलरेशन है। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है। अगर V और T के बीच का ग्राफ हुआ होता तो ऑब्वियसली इस तरीके का दिखता, वो V है और ये क्या है, T है ना। पर V और T का तो है ही नहीं, तो कोई बच्चा देख करके इसको मार सकता है, सर ऐसा है ना, V और T में लीनियर है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस की बात करी है इसने, और इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी नहीं है। तो डिस्टेंस और टाइम का चाहिए, तो इसको आप एक बार इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली S = UT +
हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये कैसा ग्राफ है, ये है पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसा है, तो ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, ठीक है। चलो तो डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर साउंड वेव प्रोपगेशन इन एयर। सो साउंड वेव जो है वो क्या होता है, साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, नहीं, गलत हो गया। अच्छा, साउंड वेव इज ए मैकेनिकल, यस, एंड लॉन्गिट्यूडनल, यस, है ना। तो इसमें कैसा होता है, अगर ये साउंड वेव की अगर हम बात करें, स्पीकर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो अगर इस तरीके से यहाँ पे है तो भी क्या होगा कि यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन इस तरीके से बनता जाता है, और इसके पार्टिकल जो हैं उनका ऑसिलेशन अलोंग द वेव प्रोपगेशन होता है। ये स्पीड ऑफ वेव है, तो राइट लेफ्ट इस तरीके से वाइब्रेशन होता रहता है। ओके, बात समझ आई आपको। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव आर दोज विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। जैसे कि सनलाइट है और बीच में स्पेस में कई जगह पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम होता है, तब भी लाइट हमारे तक आ रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, बट साउंड वेव रिक्वायर्स मीडियम। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बीच में वैक्यूम रहे, कुछ रहे ही नहीं मीडियम, तो फिर आवाज़ आप तक नहीं जा सकती, यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। आ रही बात समझ में। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपका बहुत सारा सही होगा। 100 ग्राम sphere is moving at a speed of 20 meter per second. Suppose this is a sphere and this is of mass 100 gram and it is moving with 20 meter per second, okay, and it collides with another sphere of mass 50 gram. ये 50 ग्राम का एक मास है जो कि रेस्ट में है, तो उसका u बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। ओके, उसके बाद बोला है कि इफ़ द सेकेंड स्फीयर वॉज एट रेस्ट, ओके, प्रायर टू द कॉलिजन, सही है, यहाँ तक कर लिया हमने, एंड द फर्स्ट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन। जैसे ही कॉलिजन हुआ, फर्स्ट वाला भाई साहब क्या हो गए, भाई साहब फर्स्ट वाले रेस्ट में हो गए, यानी अब ये 100 ग्राम जो है इसका कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, ये रफ्तार रही इसकी, है ना। और दूसरा वाला क्या हो गया कि पूछा गया कंसिडरिंग द कॉलिजन टू बी इलास्टिक, मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस, द स्पीड ऑफ द सेकेंड स्फीयर वुड बी। तो सेकेंड स्फीयर जो 50 ग्राम का स्फीयर है भाई साहब, उसकी स्पीड पूछी गई है। आ रही बस में, बहुत आसान सवाल है। ऐसे केसेस में जब भी कॉलिजन हो तो आपको क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम करना है, मतलब मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दोनों का सिस्टम का मोमेंटम लिखते हैं, तो लिखते हैं पहले का मोमेंटम। अभी देखो यहाँ पर हम ऐसा यूनिट का टेंशन नहीं लेने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि ग्राम को केजी में करो, दोनों साइड में वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर भी सकते हैं। तो m इंटू वी, इसकी वेलोसिटी 20 है, प्लस दूसरा वाला रेस्ट पे था तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू सेकेंड केस में पहला वाला 0 रेस्ट पे चला गया तो 0 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला का रफ्तार v है तो 50 इंटू वी कर दिया हमने। अगर आप देखोगे तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा v बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत आसान सवाल है। इससे आसान क्या हो जाए, हम लल्लू सवाल है कि नहीं, है ना। तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, ये आसान आंसर था, मात्र 1 मिनट से भी कम समय लगता है, ठीक है। चलो ओके, गुड। अभी नेक्स्ट में बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना सपोर्ट्स दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में आपको बताया गया है ना, कि जो है वो परपेंडिकुलर होता है ना, वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के जो ऑसिलेशन होता है मीडियम पार्टिकल का, वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये देखो आप, E है मैकेनिकल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये B है आपका मैग्नेटिक फील्ड। दो अलग अलग फील्ड है, और वेव का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं इसके परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये V का डायरेक्शन है। आ रही बात समझ में। अच्छा, अब उसके बाद बोला गया है कि इसमें से कौन सा सपोर्ट करता है उसके नेचर को। तो पहला है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर उसका ट्रांसवर्स वेव को आप उसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते। रिफ्रैक्शन में वो एंगल चेंज हो जाता है, ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। इस तरीके से लाइट रे अगर जा रही है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चला गया, इसमें एंगल चेंज हो गया, मीडियम में स्पीड चेंज हो गई। उसके बाद डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स होता है, आपको भी पता है ना, उसमें उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके,
सॉरी डिफ्रैक्शन में ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ना, उसमें मैक्सिमा मिनिमा बनता है, एक तरीके का इंटरफेरेंस का टाइप है। इंटरफेरेंस भी है, इंटरफेरेंस में भी दो वेव्स मीट करते हैं, तो फिर वहाँ पे भी उसकी इंटेंसिटी में कम या ज़्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है। लास्ट वाला पोलराइजेशन है, यही इसका आंसर है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि ऐसा पकड़ के चलो कि एक लाइट है हमारे पास, और लाइट में अलग अलग डायरेक्शन में उसमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान के चलो अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग एक्सिस है। ओके, तो ये असल में एक लाइट का किसी एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो सकता है। यहाँ पर अगर यहाँ पे आप एक पोलराइजर लगा दिया आपने, इसको पोलराइजर बोलते हैं, तो पोलराइजर में एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है। जैसे मान के चलो कि हमने इस तरीके का एक पोलराइजर लगाया हुआ है, इसमें इस तरीके से एक ऐसा एक्सिस है जिससे पास होकर के वो लाइट आ रही है। तो ऐसा पकड़ लो कि इसमें पर्टिकुलरली जब दूसरे डायरेक्शन में जाने वाला है, तो यहाँ पे बस ये वर्टिकल वाला जो है ऑसिलेशन वही अलाउ हो पाएगा और दूसरा अलाउ नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा वाला हुआ क्या, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पोलराइजर लगाने के बाद ही ऐसा होता है, और इससे यही पता चला कि इसके परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशन था वो उससे पास नहीं हो पाया। तो ट्रांसवर्स में वही होता है, परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन होता है, उसको हमें इससे समझ आता है। तो पोलराइजेशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें जो है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, यहाँ पे है ना। तो देखो मैग्नेट से अट्रैक्ट कौन होता है, तो फेरोमैग्नेटिक जो है ना वो अट्रैक्ट होता है ना। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या क्या है, ये है कोबाल्ट, है ना, उसके बाद निकेल, फिर आयरन, ये सारे जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। यहाँ पे इसमें से कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है ना। स्टेनलेस स्टील है, तो ये भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है ना। ये वीकली अट्रैक्टेड है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नन, ठीक है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर रीडिंग्स ऑफ हिज कार फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, है ना। तो उसने जर्नी स्टार्ट करी, मान के चलो ये पॉइंट ए है। जब यहाँ पर उसने गाड़ी लगाई तो देखा कि भाई उसका ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर रीडिंग दे रहा है। ऑडोमीटर का मतलब क्या होता है, इस तरीके का मीटर होता है, आपने देखा होगा इसमें किलोमीटर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है ना। ये कितना है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ हिज जर्नी। तो यहाँ जब बी पॉइंट पे पहुँचता है ना, तो ये कितना है, 2400 किलोमीटर। ओके, ऐसा करने में उसको समय लग जाता है 8 घंटे। तो समय बराबर कितना, 8 आवर्स, ठीक है। अभी बोला कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 400 अपॉन 8 बोले तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। इससे सवाल आसान क्या हो सकता है, तो ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आई होप आपका जो है यहाँ तक बिल्कुल सही होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, मिस रानी डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर AC जनरेटर इनटू DC जनरेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी वुड नीड टू यूज़, है ना। देखिए AC जनरेटर में क्या होता है, ये एक डायग्राम है जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। जब हम लगातार उसको रोटेट करवाते, जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर का काम है कि उसमें आपको फाइनल आउटपुट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो आप बल्ब जला सकते हो, जैसे यहाँ पे भी जल रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप वो कैसे होता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो यहाँ पे N और S दो अलग अलग मैग्नेट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे N से S की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिख रहा होगा। कंटिन्यूसली अगर आप इस तरीके का कॉइल जो कि रेक्टेंगुलर है उसको आप घुमाते रहोगे हाथ से ही सही, घुमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हम हाइडल पावर यूज़ कर सकते हैं, हम कोल पावर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम स्टीम उस पर इम्पिंज करा करके उसको रोटेट करवा सकते हैं। आप हाथ से ही घुमाते रहो, तो कैसे भी करके घुमा करके आपने लगातार अगर रोटेट करवाया है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंटिन्यूसली इसमें EMF जनरेट होता है, और उसका जो नेचर होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक लूप में लगातार हो सकता है, अगर आपने अलग अलग जगह पे उसका आउटपुट रखा है। पहला देखो यहाँ पे पिंक कलर के अंदर एक टच हो रहा है, दूसरा ये ब्लू कलर के अंदर टच हो रहा है वायर। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूसली उसमें देखो आप एरो कभी राइट है, कभी लेफ्ट है, कभी राइट है, कभी लेफ्ट है। तो ऐसा अगर पोलैरिटी एक ही टर्मिनल पे मिल रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, मतलब प्लस माइनस, है ना, तो इसको हम AC जनरेटर कहते हैं।
लेकिन अगर आपको डीसी चाहिए तो आपको एक अलग अलग रिंग इस्तेमाल करना होगा और हाफ रिंग इस्तेमाल करना होगा। इसमें फुल रिंग है ना कंटिन्यूसली, इसमें क्या करना होगा, हाफ रिंग इस्तेमाल करना होगा, इसको हम स्प्लिट रिंग का नाम देते हैं, है ना। और इस तरीके से अगर होगा, दिख रहा है आपको, है ना, तो हाफ रिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीके से एक टर्मिनल पे, इस पॉइंट पे आप देखो करंट का डायरेक्शन फिक्स है, हमेशा राइट ही दिख रहा है, यहाँ से लेफ्ट ही दिख रहा है। तो डीसी जनरेटर में आपको स्प्लिट रिंग यूज़ करना पड़ता है, उसको कम्यूटेटर कहते हैं। तो अगर आपने स्लिप रिंग को हटा करके आपने स्प्लिट रिंग लगा दिया है तो फिर आपको डीसी जनरेटर मिल जाएगा। कंटिन्यूसली आप रोटेट करते रहोगे और उसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? चलो ओके, चलो अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, रमेश कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, है ना। तो इसका मतलब बियॉन्ड की बात करी है, ये रमेश की आंख है, ओके। अब उसके बाद ये जो है भाई साहब हैं वो 2 मीटर से आगे नहीं देख पाते। क्या होता है, 2 मीटर से आगे नहीं देख पाते, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका ये फार पॉइंट हो गया, है ना, यानी फार पॉइंट दूर की गड़बड़ी हो गई इसकी, ये नहीं देख पाता उससे ज़्यादा। और आपको पता है नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना है, बोलो, ये है इन्फिनिटी। कितना है, इन्फिनिटी। और ये रमेश के लिए कितना हो गया, रमेश के लिए हो गया 2 मीटर। अरे बस समझ में। तो इसका मतलब वो चाहत है उसकी कि इन्फिनिटी की चीज़ देखे, वो भी चाहता है दूर का देखना, पर नहीं देख पाता क्योंकि 2 मीटर उसकी लिमिटेशन है। तो अगर किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हम बीच में ऐसा डिवाइस लेके आएँ जो कि इन्फिनिटी की चीज़ को 2 मीटर पे ला के रख दे तो काम बन गया हमारा, क्योंकि हमारी आंख जो है वो 2 मीटर की चीज़ को देख सकता है। तो इसका मतलब अगर u जो कि इन्फिनिटी पर है उसका इमेज बन जाए कहाँ पर, 2 पर, तो हमारा काम बन गया ना। जो लेंस आप यहाँ पे लगाने वाले हो, है ना, तो वो इन्फिनिटी की चीज़ को, है ना, जो इन्फिनिटी पे चीज़ रखी है उसको कहाँ ला के रख देगा, यहाँ पे रख देगा। तो ये वाला u हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये v हो गया, ये वाला क्या हो गया, u हो गया। आई बात समझ में। तो फिर ये इसके यानी इस डिवाइस के लिए, लेंस के लिए u हो गया इन्फिनिटी और v हो गया 2 मीटर। और 2 मीटर अगर इसके लिए v है तो वो हमारी आंखों के लिए तो u है ना, जो इसका इमेज है वो हमारी आंख के लिए वो ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। अब अच्छा, इसमें एक और कैच है 1/f, ठीक है। हमने क्या बोला, v = 2। अच्छा, तो 2 ऑब्जेक्ट के साइड में ही तो है, तो u को हम नेगेटिव लेते हैं, तो अब इसको भी क्या लोगे, v को भी आप नेगेटिव ही लोगे। तो -2 ये मीटर में है, याद रखना, और -1/∞। तो ये वाला तो पार्ट 0 हो गया, है ना। तो 1/f = क्या हो गया, 1/f = हो गया आपका -½ इसी को तो p कहते हैं ना, यानी पावर कितना हो गया, -½ बोले तो -0.5 डायोप्टर, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से था, थोड़ा सा एक अच्छा सोचना था, पर ये 10th लेवल का सवाल है ना, CBSE में, NCERT में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर, है ना। चलो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोले तो क्या, R = ρ×L/A, ये है ना फॉर्मूला, है ना। तो रो है रेसिस्टिविटी, L लेंथ और ये A। इसमें क्या है, ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर ये उसका लेंथ है और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आई बस समझ में। अच्छा, तो बोला है बोथ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द एरिया, ये गलत हो गया। रेसिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, पर रेसिस्टिविटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं और अच्छे से अगर लिखूँ तो ये होता है R = NE², है ना, टाउ, ओके सॉरी, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। ये होता है R = ये होता है mL/NE² टाउ × A। क्लियर है। अब इसके अंदर जो ये हमने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ये वाला m/NE² टाउ, इसी को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ये रेसिस्टिविटी है, और L/A वैसा ही है। तो इस रेसिस्टिविटी के अंदर देखो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम और जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं या सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये सही जवाब है, ओके। उसका रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी, यस, ये दिख रहा है डायरेक्टली है, एकदम ऊपर ही है, तो ये 3 भी सही है। तो क्या आंसर हो गया इसके अंदर, 2 और 3। आई बात समझ में, ठीक है। चलो ओके, तो सी इसका सही जवाब है। उसके बाद ये है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन दिस, है ना। तो y =
थोड़ा सा सवाल को ये घुमाया सा लगता है, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर, ध्यान से देखेंगे तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, असल में ए की जगह पे इसने माइनस जी रखा हुआ है ना, ये एक्सेलरेशन है। तो कोई बात नहीं, हमसे पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऐसा ऐसा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो फोर्स निकालने के लिए हमको मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ये पोजीशन का एक्सप्रेशन दे रखा है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें v निकलेगा, v मिलेगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यहाँ पे u माइनस ये हो जाएगा जी टी, है ना, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाता है और 2 से 2 कैंसिल होकर के माइनस जी टी हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन मिलता है जो कि हो जाएगा माइनस जी। तो एक्सेलरेशन आपको समझ आएगा माइनस जी, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला ही था। जब आप फोर्स निकालोगे तो माइनस एम जी आंसर आ जाएगा, डी ये है आपका करेक्ट चॉइस, बहुत आसान है। ओके चलो, कोई बच्चा इसको भी लगा सकता है, अगर आंख बंद करके उसने देखा है, पढ़ा नहीं है ढंग से, तो ये बोलेगा सर ये तो डी यू बाई डी टी है, ये डायमेंशनली तो सही दिख रहा है मेरे को, है ना, ये एक्सेलरेशन और ये मास है, फोर्स सही तो है, कोई ये भी कह सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये तो सरासर गलत है। मास इंटू वेलोसिटी ये असल मोमेंटम का एक्सप्रेशन है, तो यूनिट से सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है तो डी है आंसर, ठीक है। ओके चलो, बढ़िया सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वुड 40, 20 एंड 10, तो हमने इस तरीके से हमने एक बना लिया है ना, ओके। तो हमारा ये वुड है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है कि ये 40 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है और ये क्या है 10 है, आई बस समझिए। इज केप्ट ऑन 3 डिफरेंट पोजीशन, जो पोजीशन नंबर ए है वो कैसे रखा गया है 20 इंटू 10, तो यहाँ पे एरिया की अगर बात करें 20 इंटू 10 तो बोले तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर बी की बात करें तो इसमें 10 इंटू 40 है, मतलब इसके अंदर एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सी के अंदर 40 इंटू 20 है जो फिलहाल अभी रखा हुआ है जिस पोजीशन में, तो ये हो गया एरिया बराबर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा गया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप, ये पहले भी पूछा हुआ है, इन दीज पोजीशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, पी बी एंड पी सी। तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया। सारे केसेस में फोर्स बराबर लगने वाला है, ये जो फोर्स लगेगा वो एम जी के बराबर लगेगा, ये एन है नॉर्मल। तो किसी भी केस में रखो आप, वर्टिकल रखो या हॉरिजॉन्टल रखो, कैसे भी रखो, जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है एम जी के बराबर, यानी फोर्स तो सेम है। तो जिसका एरिया कम है उसका प्रेशर ज़्यादा है, यानी पी ए सबसे बड़ा, फिर पी बी, फिर पी सी, यानी सी सॉरी ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बहुत आसान है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट बीम्स कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू ट्रीज इज सेड टू हैव सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमें दिखता है द पार्टिकल्स ऑन पाथ ऑफ लाइट बीम आर विजिबल टू अस, है ना, तो हमको दिखता है वहाँ पे। तो ये देखो, आपने देखा होगा जंगल में या कभी आप बगीचे में गए होगे, जिस तरीके से पेड़ से रोशनी निकलती दिखती है, घर में भी वेंटिलेटर अगर है वहाँ से भी रोशनी निकलती दिखती है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा करके बेंड हो गया, ऐसा नहीं होता ना, तो हम इस तरीके से स्ट्रेट दिख रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो असल में यहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ फॉग है ना, कुछ वेपर के या स्टीम हम कह सकते हैं गैसियस ऐसा पार्टिकल है, स्मोक हो सकता है ना। तो डस्ट पार्टिकल इन द एयर रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज। तो ये है क्या, ये हमें लाइट भी में ऐसे क्यों दिखता है, सब लाइट तो ऐसे दिखती नहीं है, हम खुले में चले जाते तो नहीं दिखता है, हमको यहीं पे जंगल में या ऐसा सीन में ही दिखता है। क्यों दिखता है, तो डस्ट पार्टिकल इन द एयर स्कैटर लाइट इनटू आवर आइज। तो ये सही जवाब है, स्कैटरिंग करके हमारी आंखों में आता है। डस्ट पार्टिकल इन द एयर रिफ्रैक्ट, नहीं रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। डस्ट पार्टिकल इन द एयर पोलराइज, यहाँ पे ये सारा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आंसर है आपको, स्कैटर। अरे बस तो ये आपको ध्यान में दे रखना है। चलो नेक्स्ट जो है हमारा, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड, इट वेरीफाइज दैट। क्या वेरीफाई करता है ना, हमें क्या बोला है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग हमें उसका जो चमक है वो हमें पहले दिखाई देता है, उसके बाद हमको उसका थंडर जो है स्टॉर्म का वो सुनाई देता है। यानी साउंड देर से आया और लाइट पहले आया, इसका मतलब कौन तेज है, तो लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर दैन द साउंड। तो यानी लाइट जो है वो पहले आता है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड की स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं सही जवाब क्या है, बी है, बहुत आसान है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट, है ना। तो यहाँ और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये ए है और ये क्या है, बी है।
पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का 220 वोल्ट है, ठीक। अब इसके बाद बोला है द करंट थ्रू इट इज़ 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से यहाँ से आप देखो हमने रेसिस्टर एक लगा दिया है ना, और यहाँ पे क्या है, करंट हमने यहाँ पे निकाला, करंट दे रखा है कितना, 0.5 एम्पियर, ठीक। दूसरी सिचुएशन में ये बोला गया है कि अगर हम व्हाट वुड बी द करंट थ्रू द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल फॉर द हीटर इज रिड्यूस टू 120 वोल्ट। अभी इस केस में हमने क्या किया, 120 वोल्ट का सप्लाई दिया है। तो आपको पता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो इसमें एक चीज़ चेंज नहीं होगी, वो है रेजिस्टेंस। करंट तो चेंज हो ही जाएगा, हमको इसमें से नया करंट निकालना, आईडीएस की वैल्यू कितना है, तो हम क्या करने वाले हैं, V/R। तो यहाँ पे 120 अपॉन रेजिस्टेंस हमको पहले निकालना पड़ेगा, पहले का यूज़ करके। तो यहाँ पे I जो कि 0.5 है इक्वल्स टू V/R, मतलब कितना, 220 है ना, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R बराबर आ जाएगा, है ना, R इक्वल्स टू 220 अपॉन 0.5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 440। आई बस समझ में, हाफ है और हाफ जाके ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे 440 रख देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.27, ये सही जवाब है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, करोगे तो कहीं ना कहीं देख लो, यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ। कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 11, तो 3/11 0.3 के आसपास होता है, 0.3 से कम ही होगा क्योंकि नीचे 11 है, 10 होता तो 0.3 होता, यहाँ पे 0.27 होगा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स ऑफर्स मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक्स और वाई 2 पॉइंट है, उनके बीच रेसिस्टेंस। इसमें आर इफेक्टिव या आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 3 3 पैरेलल है, तो ये 1 हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3 को ऐड करो, फिर उल्टा कर लो, फिर 3 3 3 और 3 2 ही लगे हैं, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 ओम है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो बोला है कि इसमें से सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम कौन सा, ए। तो ऐसे लल्लू सवाल आ रहे हैं ना, तो चलो हमने ये कर लिया। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल हैपन इफ द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ऐसा बैग है, बैग के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो गया, और कुछ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को भी हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तभी क्या बोला है कि नेगेटिव चार्जेस आर पास्ड एट हाई स्पीड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो मान के चलो कि यहाँ से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, ये एक पॉजिटिव यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो एंटर कर रहे हैं, तो ये जिस रीजन में है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा मान के चलो कि इधर है, अंदर की तरफ, किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है। तभी एंटर करा, हाई स्पीड से एंटर करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाते हैं QV×B। V×B ये किसका फॉर्मूला है, ये है फोर्स का, ठीक है। तो V×B, तो अभी V×B हम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर, ठीक है। किधर पे फोर्स लगा भाई साहब, ऊपर लगा, ठीक है। QV×B तो किधर लगा, फोर्स ऊपर। तो इसमें इसने जो सर्कल बनाया, सर्कल किधर बनाया इसने, एक तरीके से इसका पाथ डेविएट हो जाएगा, इसका कुछ इस तरीके से पाथ होगा, सर्कल इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें QV×B यहाँ भी देखोगे तो ऊपर ही है, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसका फोर्स किधर आएगा, नीचे, तो इसका सर्कल ऐसा हो जाएगा। तो इसका सेंटर इधर, उसका सेंटर उधर, तो इसमें क्या लिखेंगे, बोथ काइंड ऑफ, इसमें एक चीज़ और लिखा है, एज्यूम दैट बोथ काइंड ऑफ चार्जेस आर नॉट गोइंग टू रिकम्बाइन, मतलब वापस मिल नहीं सकते, ऐसा मान के चलिए। तो आंसर क्या होगा, बोथ काइंड ऑफ चार्जेस विल स्टॉप मूविंग। ऐसा तो नहीं, वो फोर्स तो लग ही रहा है उसके ऊपर, तो क्यों रुकेगा। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल सेपरेट आउट, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, ये तो हो ही रहा है। पॉजिटिव चार्ज विल स्टॉप, ऐसा क्यों। नेगेटिव चार्ज विल कंटिन्यू, ऐसा क्यों भाई, दोनों में क्या खराबी है, दोनों में चार्जेस हैं तो बिल्कुल मूव करने वाला, दोनों की पास रफ्तार है। बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल कीप मूविंग अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड तब होता जब मैग्नेटिक फील्ड और V परपेंडिकुलर नहीं होते, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखा है, इसका मतलब सेपरेट आउट होंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। ओके, चलो ओके, आई होप यहाँ तक आपने बिल्कुल सही किया होगा। अब आखिरी सवाल पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल नोटेशन यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के लिए हम जनरली सेंटीमीटर ऑब्वियसली नहीं यूज़ करते, ये लेंथ के लिए है, मिलीग्राम भी यूज़ नहीं करते, ये मास के लिए है, मिलीमीटर भी, सॉरी मिलीलीटर हम वॉल्यूम के लिए करते हैं यूज़, मिली बार जो है वो हम यूज़ करते हैं ना, तो M और B ऐसा कई जगह पे M बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है, और भी क्या क्या यूनिट है मैं बता दूँ, ATM भी प्रेशर का यूनिट है, बार है और पास्कल है ना,
फिर mm/Hg है, ठीक है, फिर टॉर है। तो ये सारे यूनिट किसके हैं? प्रेशर के यूनिट है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो मिली बार प्रेशर का यूनिट है। चलो, तो यहाँ तक हमारे पास था आपके लिए आज, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और कमेंट करके ये बताओ कि आपके फिजिक्स में कितने आ रहे हैं। टोटल 21 क्वेश्चंस आपने देखे हैं। कितने देखे क्वेश्चन आपने? 21, ठीक है। 21 क्वेश्चन में, सॉरी, 21 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कितने मार्क्स आ रहे हैं? 84। 84 में मुझे ऐसा लगता है 21 में आप कम से कम 18-19 तो कर सकते थे। 19 अगर मैं करूं तो कितना होता है? 19 × 4 76 मार्क्स होता है। और अगर आपने कुछ गलत भी किया होगा तो 70+ तो आना ही चाहिए। मैंने पहले भी बताया था 80+ मैंने बोला था। तो कब हो? जब 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब। यहाँ पे 21 पूछे गए हैं, तो 70+ तो हम उम्मीद कर सकते हैं। आई होप आपका बाकी भी अच्छा गया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके टोटल मार्क्स गैट में और मैट में कितने आ रहे हैं। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।